अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस। डी नोवो का मीन्स ये है कि हम इसे फैटी एसिड अगर बना रहे हैं, फैट्स बना रहे हैं, तो हम नॉन फैटी सोर्सेज से बनाएंगे। लाइक हम डाइट जब इंटेक करते रहे होते हैं तो उसमें तीन न्यूट्रिएंट्स मेन होते हैं, एक प्रोटीन्स, एक कार्ब्स और एक हमारे पास फैट्स। अब जो एक्सेस प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जो हम इंटेक करते हैं वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होते हैं, फैट्स में, इस डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस में। आगे लोकेशन की बात की जाए, बॉडी में लोकेशन की बात की जाए तो ये लिवर में होता है और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड नहीं, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स जिन्होंने मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मिल्क की कंपोजिशन में फैट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही होती है। अब सब सेलुलर लेवल पे देखें तो ये हमारे पास साइटोसोल में हो रही होती है कि सेल के अंदर किस लोकेशन में, तो साइटोसोल में हो रही होती है। आगे इसकी रिक्वायरमेंट्स देखें तो हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये हमारे पास सोर्स ऑफ कार्बन होता है, कार्बन प्रोवाइड करता है। अब क्योंकि 2-2 कार्बन हमारे पास ऐड हो रहे होते हैं फैटी एसिड की सिंथेसिस में, तो हमारे पास कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और अगर एनर्जी की बात की जाए तो एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है अपनी हाइड्रोलिसिस के थ्रू। आगे रिडक्शन पावर की बात करें या रिड्यूसिंग पावर की बात करें, वो हमें कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? एनएडीपीए। आगे जो फैटी एसिड सिंथेसिस का जो पहला स्टेप है वो साइटोसोलिक एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोडक्शन। मींस एसिटाइल कोएंजाइम ए को हमने साइटोसोल में प्रोड्यूस करवाना है। तो उसका क्या ये मैकेनिज्म होता है? एक्चुअल में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोड्यूस होता है। उस वो 2 तरीकों से पैदा होता है। एक हमारे पास अमीनो एसिड के कैटाबोलिज्म से, एक हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से। कैसे? मैंने यहाँ पे आपको बताया था प्रोटीन्स और कार्ब्स हमारे पास फैट्स में चेंज होते हैं। अब प्रोटीन जब डिग्रेड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड के कैटाबोलिज्म से हमारे पास क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम है, और वो एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड की सिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्ब्स अल्टीमेटली हमारे पास पायरुवेट में डिग्रेड होते हैं, और पायरुवेट हमारे पास ऑक्सीडाइज होके हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में बनाता है। वो हमने रिएक्शन पढ़ा भी था कि पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में थ्रू पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। वो टीसी साइकिल का जो पहला स्टेप था हमारे पास। आगे हम बात कर लें सिट्रेट शटल की। ये एक्चुअल में ये हमारे पास क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एसिटाइल कोएंजाइम है प्रोड्यूस हो गया है, अब हम उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि जो कोएंजाइम में पोर्शन है ना, इसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम में हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अब इसको ये सिट्रेट शटल यूज़ करना पड़ता है। अब सिट्रेट शटल है क्या एक्चुअली, वो हम इधर बताते हैं आपको कि एक्चुअल में एसिटाइल कोएंजाइम में जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बना है, वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद ये हमारे पास क्या बनाता है? सिट्रेट। अब सिट्रेट बनाता है, यहाँ इस स्टेप में हम क्या करते हैं? कोएंजाइम में पोर्शन को रिमूव कर लेते हैं। क्योंकि हमारे पास कोएंजाइम में पोर्शन की वजह से ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। अब सिट्रेट क्या करता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को भी क्रॉस करता है, और अल्टीमेटली साइटोसोल में पहुंच जाता है। अब इसके ऊपर एटीपी सिट्रेट लाइएज एंजाइम एक्ट करता है। अब वो इसको वापस से ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। अब इस एंजाइम का नाम एटीपी सिट्रेट लाइएज क्यों है? लाइएज वो होता है जो वाटर के एडिशन से कोई भी चीज़ तोड़ता है, तो इसलिए इसका नाम सिट्रेट लाइएज। एटीपी सिट्रेट लाइएज इसलिए क्योंकि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी एटीपी अपनी हाइड्रोलिसिस से प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो सिट्रेट सिंथेज। आगे हम बात कर लें कि एटीपी का क्या रोल होता है इस जो ये ट्रांसलोकेशन हो रही होती है सिट्रेट की, उसमें। जो हमारे पास सिट्रेट था, ये एक्चुअल में अगर हम देखें तो टीसी साइकिल का भी हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो जो टीसी साइकिल का अगर रेट ज़्यादा हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि सिट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और टीसी साइकिल का एक और प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास क्या होता है? एटीपी होता है। मीन्स कि अगर एटीपी का लेवल बढ़ा या सिट्रेट का लेवल बढ़ा, तो मीन्स हम कह सकते हैं कि टीसी साइकिल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हमारे पास जो एटीपी जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि टीसी साइकिल बहुत ज़्यादा है, तो एटीपी हमारे पास क्या करता है कि फीडबैक इनिबिशन करता है। वो मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये टीसी साइकिल वाले चैप्टर में एक्चुअल में टीसी साइकिल में जो हमारे पास ये स्टेप होता है कि जो आइसोसिट्रेट हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल एंजाइम होता है और रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है टीसी साइकिल का। तो इंक्रीज एटीपी का लेवल क्या करता है हमारे पास? इस एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आइसोसिट्रेट अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट नहीं होता। अब आइसोसिट्रेट और जो सिट्रेट है, इसका लेवल हमारे पास क्या होने लग जाता है? बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये वाली बात मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। एटीपी का लेवल बढ़ा तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस को क्या करता है? इनहिबिट करता है। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट का लेवल बढ़ जाता है। अब ये सिट्रेट है, ये इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं कि सिट्रेट अगर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से साइटोसोल में आता है, इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांस मीन्स के चेन को कहते हैं ना, लोकेशन कहते हैं पोजीशन को।
ट्रांसलोकेशन मीन्स कि पोजीशन का या लोकेशन के चेंज को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो सिट्रेट हमारे पास कहाँ से आ रहा है, मैट्रिक्स से हमारे पास साइटोसोल में आ रहा होता है, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन श्योरली इंक्रीज हो जाएगी अगर साइट्रेट का कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास जो मेन स्टेप है, एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेशन टू मेलोनाइल कोएंजाइम में। इसमें सिंपली क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, मींस एक कार्बन बढ़ता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम में मेलोनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारे पास होता है 2 कार्बन और ये हमारे पास है 3 कार्बन, जस्ट एक कार्बन की एडिशन हुई है। अब वो कार्बन तो वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ऐड होता है, बट वो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बाइकार्बोनेट की फॉर्म में वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है इसमें। और इसमें एटीपी की हाइड्रोलिसिस से हमें एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी से हम कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इसमें ऐड करते हैं। इस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम है कार्बोक्सिलेज। और ये हमारे पास इस डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप है या एक रेगुलेटिंग स्टेप है। अगर इस एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, मींस के इस स्टेप का अगर रेट ज़्यादा होगा तो पूरे फैटी एसिड की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके हम क्या रेगुलेशन पढ़ लेते हैं। अब इसके रेगुलेशन पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें इसकी मेन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज होता है, ये वाला एंजाइम, ये एक्चुअली इसकी दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। ये हमारे पास अगर डीपॉलीमराइज फॉर्म में है, डीपॉलीमराइज फॉर्म में मींस इसके यूनिट्स वो हमारे पास अलग अलग है, तो ये हमारे पास इनएक्टिव होगा। अगर इसके जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास पॉलीमराइज फॉर्म में है, तो ये क्या होगा, एक्टिव होगा। तो अब इसको हम प्रोटोमर कहते हैं, यूनिट्स को मर कहते हैं, यूनिट्स को। प्रोटोमर मींस के अब वो अलग अलग बिखरे हुए हैं, तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रोटोमर। पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन यूनिट्स, अगर वो आपस में कंबाइन है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर फॉर्म में मौजूद है। तो ये एंजाइम पॉलीमर फॉर्म में एक्टिव होता है और प्रोटोमर फॉर्म में इनएक्टिव होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये एंजाइम पॉलीमराइज फॉर्म में एक्टिव होता है और डीपॉलीमराइज फॉर्म में इनएक्टिव होता है। सेकंड थिंग, ये एंजाइम जब डीफॉस्फोराइलेटेड होता है, कोई फास्फेट ना लगा तब ये एक्टिव होता है, और जब इसके साथ फास्फेट लग जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। अब इसको जो डीफॉस्फोराइलेशन करवाती है जो चीज़, मीन्स कि इसको एक्टिव करवाती है, इनएक्टिव से एक्टिव, वो हमारे पास कौन होता है, प्रोटीन फास्फेटेज एंजाइम, प्रोटीन फास्फेटेज एंजाइम। और जो हमारे पास इसको एक्टिव से इनएक्टिव कर रही होती है, मीन्स कि जो इसकी फास्फोराइलेशन करवा रही होती है, वो हमारे पास कौन होता है, AMPK। मीन्स इसको ये AMP है, AMP एक्टिवेटेड काइनेज। ये क्या है, AMP एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। जो ऐसा काइनेज जो AMP की कंसंट्रेशन बढ़ने से एक्टिव होता है या AMP के लिए सेंसिटिव है, ठीक हो गया। अब इसमें जस्ट क्या होता है कि ATP हमारे पास एक फास्फेट ऐड करवाता है, और ये हमारे पास जो रिएक्शन करवाने वाला एंजाइम है उसका नाम क्या है, काइनेज। अब चूंकि वो AMP के लिए सेंसिटिव होता है तो इसलिए क्या बोलते हैं, AMPK। अब ये तो बातें थी मेन प्रॉपर्टीज आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। आगे इसका नेक्स्ट हम यूज देख लेते हैं। एक्चुअली इन बातों का हम आगे यूज करेंगे। इस एंजाइम के हमारे पास क्या है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी है और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन भी है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हमारे पास मिनट्स तक होती है, सेकंड से मिनट या मिनट्स टू हार। तो इसमें जस्ट क्या होता है कि हमने एंजाइम को एक्टिव करवाना है या इनएक्टिव करवाना है, बट उसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है, कंसंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ता। अब दो तरीके से हमारे पास इसकी रेगुलेशन हो सकती है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन भी दो तरीके से है, या तो एलोस्टेरिक हो या हमारे पास कोवलेंट हो। एलोस्टेरिक में हमारे पास क्या होता है, जो मैकेनिज्म होता है वो पॉलीमराइजेशन वाला, मींस के हमने पढ़ा था कि ये एंजाइम पॉलीमर फॉर्म में एक्टिव है और डीपॉलीमराइज फॉर्म में इनएक्टिव है। तो जो चीज़ हमारे पास पॉलीमराइजेशन करवा रही होगी वो उसका एक्टिवेटर होगी, और जो चीज़ डीपॉलीमराइजेशन करवा रही होगी वो इनएक्टिव होगी, वो इनहिबिटर होगी। अब हमारे पास एलोस्टेरिक रेगुलेशन में सिंपली क्या होता है कि पॉलीमराइजेशन का फिनोमेना होता है, मींस के जो सबस्ट्रेट हमारे पास पॉलीमराइजेशन करवा रहा है वो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर है, और जो हमारे पास पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट कर रहा है वो हमारे पास एलोस्टेरिक इनहिबिटर है। अब जो सिट्रेट होता है जो कि टीसीए साइकिल का प्रोडक्ट होता है, वो हमारे पास इस पॉलीमराइजेशन को क्या करवाता है, एक्टिव करवाती है, ताकि ये एंजाइम एक्टिव हो। टीसीए साइकिल का जब रेट बढ़ गया, एटीपी का लेवल जब बढ़ गया, अब हमारे पास ये आगे मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी हम डाइट इंटेक करते हैं तो हमारे पास जो ग्लूकोज आता है, वो ग्लूकोज सबसे पहले ना उसकी कोशिश होती है कि वो एटीपी की कमी को पूरा करे। जब एटीपी की कमी पूरी हो जाती है तो फिर वो उसकी कोशिश होती है कि वो ग्लाइकोजन बनाए। जब ये दोनों स्टोर फिल हो जाते हैं और जो पाकिस्तानी पैंक्रियाज है वो देखता है कि अभी बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अभी भी पड़ा हुआ है, तो वो इंसुलिन सेक्रेट करवाता है। तो फिर अल्टीमेटली आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, जब बहुत ज़्यादा अगर खाना खा लिया तो फिर ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है, फैटी एसिड सिंथेसिस तक। तो ये जो हमारे पास वही बात करें ना कि एटीपी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया टीसीए साइकिल के बढ़ने की वजह से। वो जो टीसीए साइकिल का जो प्रोडक्ट है सिट्रेट, वो हमारे पास इस पॉलीमराइजेशन को क्या करवाएगा, स्टिमुलेट करवाएगा, ताकि पॉलीमराइजेशन हो और ये वाला एंजाइम एक्टिव हो। और ये वाला एंजाइम एक्टिव होगा तो ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फैटी एसिड की सिंथेसिस बढ़ेगी। ओके, और बात कर लें पामीटाइल कोएंजाइम है कि जो कि इस डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस का अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अल्टीमेट प्रोडक्ट है, वो खुद क्या करेगा, प्रोडक्ट इनहिबिशन के थ्रू इस पॉलीमराइजेशन को क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा। वो पामीटाइल कोएंजाइम में हमारे पास क्या करेगा, इस पॉलीमराइजेशन को
इनहिबिट कर देगा, जिससे पॉलीमराइज़ेशन नहीं होगी और हमारे पास एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। जब इन वो ये तब होता है ना कि जब पामीटाइल कोएंजाइम यानी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया, फैटी एसिड की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो हमारे पास क्या कर देता है, इनहिबिशन करवाता है कि ये एंजाइम हमारे पास पॉलीमराइज़ ना हो, ताकि एक्टिव ना हो और ये जो रिएक्शन है रेट लिमिटिंग स्टेप वाला रिएक्शन, ये आगे फॉरवर्ड मूव ना करे और फर्दर फैटी एसिड की सिंथेसिस ना हो। आगे कोवलेंट मॉड्यूलेशन की बात कर लें या मॉडिफिकेशन की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है, फास्फोराइलेशन होती है। मीन्स अब हमने ये तो बात देख ली कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव होता है और फास्फोराइलेटेड फॉर्म में इनएक्टिव होता है। सो जो फास्फोराइलेशन करवाएगा वो हमारे पास क्या करवाएगा, कोवलेंट इनहिबिटर होगा, और जो फास्फोराइलेशन को इनहिबिट करेगा मीन्स के डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा या फास्फेट को रिमूव करवाएगा, वो हमारे पास कोवलेंट एक्टिवेटर होगा। बात कर लेते हैं ग्लूकागोन और एफिनेफ्रिन। ग्लूकागोन हमारे पास तब रिलीज होता है जब फास्टिंग का केस होता है और एफिनेफ्रिन तब रिलीज होता है जब स्ट्रेस की कंडीशन होती है। दोनों केस में हमने ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, तो हम नहीं चाहेंगे कि जो ग्लूकोज है वो हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस करे, तो वो क्या होगा कि इस वाले स्टेप को क्या करने का, इनहिबिट करने की ट्राई करेगा। तो और जो आगे हमारे पास ये ग्लूकागोन और एफिनेफ्रिन का पहले मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो ये तो आपको पता है कि ग्लूकागोन और एफिनेफ्रिन दोनों जिस सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करते हैं वो हमारे पास कौन सा होता है, साइक्लिक एमपी। ये अपने मेम्ब्रेन रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, जी प्रोटीन पे, और रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं, वो जी प्रोटीन को एक्टिव करता है, जिससे वो आगे हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव करता है और एटीपी हमारे पास साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो साइक्लिक एमपी है आगे प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है और वो प्रोटीन काइनेज ए हमारे पास, ये जो काइनेज है इसको हमारे पास फास्फोराइलेट करके क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। और ये हमारे पास जब ये एक्टिव होगा तो ये इस एंजाइम की फास्फोराइलेशन करवा देगा और ये एंजाइम हमारे पास फास्फोराइलेशन से क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये वाली मैं आपको बात बुक से भी दिखा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ग्लूकागोन की बात कर लें, जैसे ये ग्लूकागोन इधर भी लिखा हुआ है, ये हमारे पास रिसेप्टर पे बाइंड करता है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव करता है, जिससे साइक्लिक एमपी बनता है। वो साइक्लिक एमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है और प्रोटीन काइनेज ए हमारे पास बॉडी में सेल के अंदर मल्टीपल प्रोटीन्स को फास्फोराइलेट करता है, क्योंकि जो काइनेज एंजाइम होता है वो हमारे पास फास्फोराइलेशन का काम करता है और जो फास्फेटेज एंजाइम होता है वो हमारे पास से डीफॉस्फोराइलेशन का काम करता है। अब ये जो काइनेज एंजाइम होता है, प्रोटीन काइनेज है, ये सेल के अंदर मल्टीपल प्रोटीन को फास्फोराइलेट करता है। उनमें से हमारे पास एक ये वाला भी एएमपी के यानी एएमपी काइनेज भी होता है, इसको भी वो फास्फोराइलेट करके एक्टिव कर देता है, जिसके थ्रू ये हमारे पास क्या करता है, इस एंजाइम की फास्फोराइलेशन करवाता है और इसको इनएक्टिव कर देता है। एएमपी का मैकेनिज्म क्या, एएमपी डायरेक्ट ही हमारे पास क्या करती है, इस काइनेज को, क्योंकि ये वाले काइनेज जो है ना ये हमारे पास एएमपी की कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं, मींस के एएमपी का लेवल बढ़ने से ये वाले काइनेज एक्टिव हो जाते हैं। तो एएमपी का जब भी लेवल बढ़ेगा, एएमपी तब बढ़ेगा ना जब एटीपी की कमी हो गई है, सेल में ऑलरेडी एनर्जी कम है, वो तो नहीं चाहेगा कि फैट फर्दर बने। जब स्टार्वेशन की केस चल रहे होते हैं तब वो तो नहीं चाहते कि फैट्स बने, क्योंकि फैट बनाना एक एक्स्ट्रा काम है, सेल का बेसिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब फास्टिंग चल रही है तब हमने ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है, तब वो फैट नहीं बनाएगा। इसलिए एएमपी का लेवल जब बढ़ेगा इसका मतलब एनर्जी कम है, तो एएमपी क्या करती है, एएमपी काइनेज को एक्टिव करवाती है। वो एएमपी काइनेज क्या करता है, इस एंजाइम को फास्फोराइलेट करके इनएक्टिव कर देता है, जिससे ये एंजाइम चूंकि रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये एंजाइम अगर इनएक्टिव होगा तो हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी। अब इंसुलिन किस तरह रेगुलेशन करवाता है, इंसुलिन तब रिलीज होता है ना जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तब पैंक्रियाज हमारे पास इंसुलिन सेक्रेट करता है। अब वो तो चाहेगा कि इंसुलिन तो चाहता है कि ग्लूकोज का लेवल क्या हो, कम हो, तो वो इस ग्लूकोज की कन्वर्जन फैटी एसिड सिंथेसिस में फैटी एसिड सिंथेसिस की तरफ शंट करेगा, ताकि ग्लूकोज फैटी एसिड को फैटी एसिड फॉर्मेशन करे। अब जो इंसुलिन होता है वो हमारे पास ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन इंक्रीज करवाता है ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो। वो ग्लाइकोलाइसिस को भी स्टिमुलेट करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है और फैटी एसिड सिंथेसिस को भी स्टिमुलेट करता है। अब ये हमारे पास क्या करेगा, इंसुलिन हमारे पास ये जो प्रोटीन फास्फेटेज है, इंसुलिन हमारे पास क्या करता है, इस प्रोटीन फास्फेटेज को जो कि एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज की डीफॉस्फोराइलेशन करवाता है, फास्फेट को रिमूव करवाता है, मींस कि उसको इनएक्टिव से एक्टिव करता है। ये उस वाले एंजाइम को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा प्रोटीन फास्फेटेज को इंसुलिन, इससे ये डीफॉस्फोराइलेशन करेगा और एंजाइम को एक्टिव कर देगा। अगर ये एंजाइम एक्टिव हुआ मींस के रेट लिमिटिंग एंजाइम अगर एक्टिव हो रहा है तो फैटी एसिड की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो हमारे पास स्टेप है, ये हमारे पास स्टेप का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, जिससे हमारे पास ओवरऑल फैटी एसिड की सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगी। अब आगे हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की। लॉन्ग टर्म रेगुलेशन में हम सिंथेसिस इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं। वो कैसे कि ट्रांसक्रिप्शन का रेट इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे। अब इसमें हम एक्चुअल कहें तो कंसंट्रेशन का चेंज आ रहा है, बट अगर एक्टिविटी की बात करेंगे तो एक्टिविटी हमारे पास सेम रहती है। इसमें जो चीजें अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन, अप रेगुलेशन मींस कि सिंथेसिस का इंक्रीज होना, डाउन रेगुलेशन मींस सिंथेसिस का डिक्रीज होना। अप रेगुलेशन तब होता है जब हम लॉन्ग टर्म तक लंबे टाइम तक हम क्या करें, एक हाई कैलोरीज वाली डाइट का इंटेक करें, हाई कैलोरीज वाली डाइट का इंटेक करें तब ये अप रेगुलेशन होती है। अगर लो कैलोरी वाली डाइट का इंटेक करें तब डाउन रेगुलेशन होती है। अब इनकी हम अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन देखें तो हाई कैलोरी डाइट वो है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का लेवल ज़्यादा हो बट फैट कम हो, और जो लो कैलोरी वाली डाइट है उसमें हमारे पास फैट ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट कम होता है। अब बात कर लें कि जो हाई कैलोरी वाली डाइट है या हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट वाली डाइट है, ये किस तरह अप रेगुलेशन करवाती है। अब हम ऐसी डाइट
इंटेक कर रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो श्योरली कार्बोहाइड्रेट का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा। वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन ये इसकी सिंथेसिस इंक्रीज करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का इंक्रीज लेवल या जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज का इंक्रीज लेवल, ये इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की सिंथेसिस इंक्रीज करवाता है। अब जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज है तो हमारे पास पैंक्रियास क्या कर देता है, इंसुलिन सेक्रेट कर देता है। वो इंसुलिन हमारे पास एक और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसे कहते हैं स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 1C, ये उसकी सिंथेसिस को इंक्रीज करवा देता है। क्योंकि ये दोनों के दोनों हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। जब इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, अब वो हमारे पास कैसे हुआ, कार्बोहाइड्रेट के बढ़ने की वजह से और इंसुलिन के एक्सपोजर की वजह से, जो कि हमारे पास अल्टीमेटली कहाँ से क्यों हो रहा था, क्योंकि हम ऐसी डाइट कंटेक कर रहे थे जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है बट फैट कम है, या हाई कैलोरी डाइट का कंजप्शन की वजह से। ओवरऑल क्या हो जाता है कि इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की वजह से जो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज का जीन होता है उसका एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाता है, मींस का ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होगी। अब ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हुई तो ट्रांसलेशन इंक्रीज हुई, और जो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी मींस कि हमारे पास जो ये रेट लिमिटिंग स्टेप था फैटी एसिड की सिंथेसिस का, जब इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो पूरी फैटी एसिड की सिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। आगे हम बात कर लें क्लिनिकल की मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन एक ऐसा ड्रग है जो कि टाइप 2 डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। अब एक्चुअली इसका मैकेनिज्म दो है, दो तरीके से एक्ट करता है। अब डायबिटीज में हमने क्या करना है, इसमें हमने क्या करना है, एक्चुअली डायबिटीज वाले पेशेंट में फैट भी कम करना है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी कम करना। अब एक्चुअल में ना अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये दोनों मैकेनिज्म एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एक ही टाइम पे फैटी एसिड का लेवल भी कम कर रहे हैं, एक ही टाइम पे ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम कर रहे हैं। क्योंकि हम तो कहते हैं कि अगर इंसुलिन क्या करता था, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने के लिए फैटी एसिड की सिंथेसिस करता था, ये दोनों मैकेनिज्म ऑपोजिट कैसे हो गए वो मैं आपको बताता हूँ। अब प्लाज्मा ट्राई असाइल ग्लिसरॉल मींस के ट्राइग्लिसराइड या फैट का लेवल कैसे कम करता है, ये हमारे पास एएमपी काइनेज को स्टिमुलेट कर देता है। हमने पढ़ा था जो एएमपी काइनेज है ये फास्फोराइलेशन करवा के एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज को इनएक्टिव कर देता है। जब ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता, हमने पढ़ा ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, तब ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा तो पूरे फैटी एसिड सिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो जाएगा। अब इस तरीके से ये एएमपी काइनेज को एक्टिव करवाता है जिससे फैटी एसिड सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है। दूसरा ये हमारे पास स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन है, प्रोटीन 1C, जो हमारे हमने देखा था ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था। इसका एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम का क्या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। अब जब इसकी कंसंट्रेशन या सिंथेसिस डिक्रीज हो जाती है हमारे पास मेटफॉर्मिन की वजह से, तो इसकी सिंथेसिस डिक्रीज होगी तो जो कंसंट्रेशन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कर रहा है मेटफॉर्मिन, एक लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हमारे पास ये एएमपी काइनेज को एक्टिव करवा के इस एंजाइम को भी इनएक्टिव कर रहा है, मींस कि इसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। दूसरी बात कि ये स्टीरोल रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन 1C जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है किसका, एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम का, ये उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या कर रहा है, उसकी सिंथेसिस डिक्रीज कर रहा है जिससे कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन कम होगी तो एंजाइम की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ओवरऑल जब कंसंट्रेशन कम होगी तो हमारे पास फैटी एसिड की सिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगी। अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसे हमारे पास डिक्रीज करता है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि मसल में हमने पढ़ा जो GLUT4 चैनल होते हैं, जो GLUT4 चैनल होते हैं वो हमारे पास ग्लूकोज की क्या करवाते हैं, अपटेक करवाते हैं ब्लड से। अब जो GLUT4 चैनल है वो हमारे पास इंसुलिन की वजह से एक्टिव होते थे। अब ये एक्चुअली क्या करवाता है, मेटफॉर्मिन जाके हमारे पास वो साइक्लिक एमपी वाले मैकेनिज्म के थ्रू प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिव करता है, और वो प्रोटीन काइनेज ए हमारे पास क्या करता है, एएमपी काइनेज को एक्टिव करता है। अब ये एएमपी काइनेज हमारे पास क्या करवाता है, इस GLUT4 चैनल की जो हमारे पास ट्रांसलोकेशन होती है। अब ये बात मैंने बताई, ट्रांसलोकेशन होती क्या है, लोकेशन मीन पोजीशन या जगह, ट्रांस मीन चेंज। अब ट्रांसलोकेशन मीन अब हमारे पास क्या होता है, इंसुलिन एक्चुअली एक्ट कैसे करता है कि साइटोसोल में हमारे पास जो GLUT4 चैनल होते हैं उनके गोल्गी वेसिकल पड़े होते हैं, इंसुलिन आके इनके ऊपर एक्ट करता है और इनको धकेल के हमारे पास मेम्ब्रेन पे ले जाता है, और मेम्ब्रेन पे जाके ये अटैच हो जाते हैं चैनल की फॉर्म में। अब ये चैनल की फॉर्म में मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाएंगे तो ये ग्लूकोज का अपटेक करवाना शुरू कर देंगे सेल के अंदर। अब ये वाला मैकेनिज्म एक अलग मैकेनिज्म है, लेकिन ये आपको पता है कि जो GLUT4 की ट्रांसलोकेशन ये किस तरह करवाता है, ये मैं एक दफ़ा आपको बुक से भी दिखा देता हूँ, फिजियो की बुक से। ये जैसे इधर फिजियो की बुक में लिखा हुआ है कि जो इंसुलिन है ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ GLUT4 चैनल है इसको इंक्रीज करवा देता है। कैसे कि ये हमारे पास जो सेल की जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें इसके हमारे पास स्टोर पड़े होते हैं, इसके वेसिकल पड़े होते हैं, वो इनको धकेल कर कहाँ ले जाता है, सेल मेम्ब्रेन पे जाके ये चैनल की फॉर्म में एक्टिव हो जाते हैं, मतलब वेसिकल से निकल के ये मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाते हैं और ये चैनल के तौर पे एक्ट करके ग्लूकोज को अंदर की तरफ धकेलते हैं, ब्लड से सेल की तरफ धकेलते हैं। तो ये अगर जो GLUT4 चैनल है इनके ट्रांसलोकेशन जिस तरह इंसुलिन इंक्रीज करवाता है, सेम इसी मैकेनिज्म से ये हमारे पास जो मेटफॉर्मिन होता है वो हमारे पास से बाइंड करके एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिव करवाता है, और एडिनाइल साइक्लेज जब एक्टिव होगा वो हमारे पास क्या करेगा, एटीपी को साइक्लिक एमपी में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक एमपी का जब लेवल बढ़ेगा वो प्रोटीन काइनेज एक को एक्टिव करेगा, प्रोटीन काइनेज हमारे पास एएमपी काइनेज को एक्टिव करेगा, वो एएमपी काइनेज हमारे पास GLUT4 चैनल्स की क्या करवाता है, ट्रांसलोकेशन इंक्रीज करवा देता है। इसकी वजह से हमारे पास ग्लूकोज का जो अपटेक है मसल के अंदर
मतलब ब्लड से मसल के अंदर ग्लूकोज को जो अपटेक है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये इस मैकेनिज्म के थ्रू ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करता है। तो गाइज ये हमारे पास क्या था, इस डी नोवो फैटी एसिड सिंथेसिस और उसकी रेगुलेशन। अभी आगे के जो रिएक्शन है वो हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।